हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इजी क्लासेस चैनल। मैं हूं ओम प्रकाश। आज मैं आप लोगों को क्लोज टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। ये क्लोज टेस्ट क्या है, इसे कैसे हल करना है, इसको हल करने के लिए क्या क्या टिप्स अपनाए जाने चाहिए, इन बातों की चर्चा आज के वीडियो लेक्चर में मैं करने जा रहा हूँ। ये क्लोज टेस्ट आम स्टूडेंट्स के लिए, विशेषकर वो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स जो कि एसएससी और बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस वीडियो लेक्चर से उनकी इन परेशानियों को दूर कर सकूं। तो मैं आता हूं क्लोज टेस्ट को लेकर। सबसे पहले मैं बताऊं कि जो क्लोज टेस्ट है वो कंप्रीहेंशन का ही एक हिस्सा है। तो एक पैसेज है, पैसेज में बहुत सारे ब्लैंक्स दिए रहते हैं। नॉर्मली 5 ब्लैंक्स रहते हैं या 10 ब्लैंक्स रहते हैं, और उस ब्लैंक्स में 4 ऑप्शन होते हैं। 4 में से एक ऑप्शन को डालना होता है। तो इस तरह से क्लोज टेस्ट को हल करना होता है। देखने में ये सिंपल लग रहा है, लेकिन बनाने के दौरान ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इसलिए इसको बनाने के लिए मैंने कुछ टिप्स तैयार किए हैं। उन टिप्स की जानकारियाँ मैं आप लोगों को आज देने जा रहा हूँ। तो मैं आता हूँ क्लोज टेस्ट को लेकर। क्लोज टेस्ट जो है कंप्रीहेंशन का एक हिस्सा है। एक पैसेज दिया रहता है और वहाँ पर कुछ ब्लैंक्स होते हैं और ब्लैंक्स को भरना होता है। एक ब्लैंक्स से रिलेटेड 4 ऑप्शंस होते हैं, अप्रोप्रिएट ऑप्शन को डालना होता है। लेकिन इसे भरना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो 4 ऑप्शंस होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं। उनका अर्थ भी कभी कभी बहुत ही सिमिलर रहता है। तो कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड को ब्लैंक में डाला जाए, ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी परेशानी कभी कभी खड़ा करता है। फिर भी मैं आज क्लोज टेस्ट को हल करने के संबंध में कुछ टिप्स दे रहा हूँ। इससे छात्रों की परेशानियाँ काफ़ी हद तक दूर हो सकेगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब मैं क्लोज टेस्ट हल करने जा रहा हूं तो कुछ टिप्स को, हमारे द्वारा सुझाए गए कुछ टिप्स को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट टिप्स क्या है? रीड द पैसेज फास्ट एंड केयरफुली टू अंडरस्टैंड द थीम एंड द टोन, नेगेटिव और पॉजिटिव ऑफ द पैसेज। जब हम किसी क्लोज टेस्ट को हल करने जाते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे क्लोज टेस्ट हल करने के लिए हमारे पास समय काफ़ी कम होता है। इसके बावजूद भी कम से कम 1 मिनट में हम एक पूरे क्लोज टेस्ट को उसका एक ओवरव्यू लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, रीड द पैसेज फास्ट एंड केयरफुल्ली। हम उस पैसेज को बहुत ही फास्ट तरीके से और केयरफुल्ली, सावधानी से एक बार पढ़ डालते हैं। टू अंडरस्टैंड द थीम एंड द टोन, नेगेटिव और पॉजिटिव द पैसेज। तो पैसेज के थीम को समझने के लिए जब हम फर्स्ट राउंड में इंटायर पैसेज को पढ़ डालते हैं तो इससे मुझे एक थीम का पता चलता है। ये थीम क्या है, किस चीज़ से ये रिलेटेड है, ताकि आगे क्वेश्चन हल करने में मदद मिले। ये थीम और इसका टोन, ये टोन भी समझ में आता है कि ये नेगेटिव एटीट्यूड का है या पॉजिटिव एटीट्यूड का है। तो इससे आगे जो भी हमारा ऑप्शंस आएगा उसको हल करने में मदद मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी मुझे क्लोज टेस्ट हल करना हो तो फास्ट एंड केयरफुल्ली आई हैव टू रीड द एंटायर पैसेज। तो इससे मुझे उस पैसेज के थीम का पता चलेगा, ताकि आगे ऑप्शन को हल करने में मदद मिलेगी। और दूसरा है कि टोन का पता चलेगा कि वो नेगेटिव या पॉजिटिव एटीट्यूड का है, ताकि उससे हम एक कंक्लूजन पर पहुंच सके ऑप्शन को छांटने के लिए। तो इस तरह से ये पहला प्रक्रिया है जिसे अपनाना चाहिए। तो इससे हमारा हमारी समझ बढ़ती है, चूँकि एक अंडरस्टैंडिंग है। ये हमारे जो क्लोज टेस्ट वो हमारे अंडरस्टैंडिंग को जज करता है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए कंप्रीहेंशन पावर को जज करने के लिए चूँकि क्लोज टेस्ट होता है, तो इसलिए सबसे पहले हम एक पैसेज को जब पढ़ लेते हैं तो हम एक पैसेज के बारे में एक पूरी तरह से एक बात को समझ में आ जाती है कि ये इसका थीम क्या है और इसका ट्रेंड क्या है। तो ये पहला टिप्स है जिसको कि मुझे फॉलो करना है, हम सभी को फॉलो करना है। जब ये पूरे पैसेज को हम पढ़ लेते हैं, स्टार्ट रीडिंग द पैसेज अगेन, तब हम जाकर फिर से पैसेज को पढ़ना शुरू कर देते हैं। स्टार्ट रीडिंग द पैसेज अगेन, तब हम जब आगे हल करना होता है तो हम पैसेज को फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। ट्राई टू एस्टैब्लिश ए लिंक बिटवीन द वर्ड्स ऑफ आइदर साइड। यहाँ खास बात है, जैसे ही हम पढ़ना शुरू करते हैं, यानी कि जब हम फिर पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब क्लोज टेस्ट बनाते हैं तो उसमें एक लिंक स्थापित करना पड़ता है। लिंक का क्लोज टेस्ट में काफ़ी महत्व है। तो हमें लिंक स्थापित करना है कि जैसे अगर 2 वर्ड है या कोई पैसेज है, पैसेज में ब्लैंक्स दिए हुए रहते हैं, तो दोनों साइड में जो वर्ड्स हैं, तो दोनों साइड के वर्ड्स को कैसे कनेक्ट करना है, दोनों के साइड के बीच एक रिलेशन को स्टैब्लिश करना पड़ता है। तो एक लिंक स्थापित करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि ट्राई टू एस्टैब्लिश अ लिंक, एक लिंक को स्थापित करना। ट्राई टू एस्टैब्लिश ए लिंक बिटवीन द वर्ड्स ऑफ आइदर साइड,
दोनों साइड के वर्ड के बीच में एक लिंक को स्थापित करना है, यानी कि दोनों को कैसे जोड़ना है, दोनों साइड के जो वर्ड्स है उसको कैसे जोड़ना है, उसके लिए क्या चीज़ फॉलो करना है, कौन से रूल्स ऑफ ग्रामर को फॉलो करना है। तो इस तरह से दोनों के बीच में लिंक स्थापित करने के लिए जो है सबसे पहले हमें लिंक स्थापित करना है। यदि हम लिंक स्थापित कर लेते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए हमको लिंक पर ज़्यादा ध्यान देना है कि किस तरह से दोनों वर्ड के बीच जो गैप है, जो ब्लैंक है, उसको जोड़ा जाए। थर्ड है, नेक्स्ट है कि वाइल एस्टैब्लिशिंग अ लिंक कीप इन माइंड द ट्रेंड और टोन ऑफ द पैसेज। जब हम लिंक स्थापित करते हैं, यानी दो वर्ड्स के बीच में जो कि ब्लैंक होता है, उसको जब जोड़ने का प्रयास करते हैं, लिंकअप करते हैं, तो वहाँ पर जो है हम इस बात को ध्यान में रखते हैं, कीप इन माइंड द ट्रेंड और टोन ऑफ द पैसेज, यानी कि जो पैसेज का ट्रेंड क्या है, पैसेज का ट्रेंड क्या है, पैसेज किस कैरेक्टर का है, नेगेटिव है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव ट्रेंड सेंस दे रहा है, या उसका थीम क्या है। ये सारी बातें जब हम ये लिंक स्थापित करते हैं तो सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, तभी हम लिंक स्थापित करेंगे। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात हो जाता है क्लोज टेस्ट में, वो लिंक स्थापित करना होता है। लिंक स्थापित करने के लिए इन तमाम बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो जब हम लिंक स्थापित करते हैं तो उस पैसेज के ट्रेंड और टोन को समझना पड़ता है, उसके हिसाब से हम लिंक स्थापित करते हैं दोनों वर्ड्स के बीच में। टू फिल द ब्लैंक बी केयरफुल अबाउट द बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर। जब हम लिंक स्थापित करते हैं ब्लैंक के बीच में, तो हम जो है जो हम लिंक स्थापित करते हैं, तो वहाँ पर जो है हमें केयरफुल होना है अबाउट द बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर। क्योंकि जब हम क्लोज टेस्ट बनाते हैं तो क्लोज टेस्ट बनाने के लिए मुझे ग्रामर का बेसिक रूल्स जानना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें बेसिक रूल से रिलेटेड कई तरह के सिचुएशन आते हैं, जहाँ पर कहीं पर एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन को देना पड़ता है, कहीं पर कंजंक्शन को फिल करना पड़ता है। तो तमाम इंग्लिश के जो ग्रामर के रूल्स हैं वो बीच बीच में प्रयोग हो सकते हैं। तो बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर को अप्लाई करना है, कहीं टेंस का चक्कर होता है, कहीं नरेशन का, कहीं वॉइस का। तो इन तमाम विषयों से संबंधित जो रूल्स है उसको ध्यान में रखना होता है जब हम लिंक स्थापित करते हैं। तो बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर जो है ये ज़रूरी है, और उसको ध्यान में रखना है जब हम क्लोज टेस्ट हल कर रहे हैं, तो रूल्स ऑफ ग्रामर ये ध्यान में रखना है। तो टू फिल द ब्लैंक बी केयरफुल अबाउट द बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर। नेक्स्ट आते हैं गिव फोकस ऑन बोथ सिलेक्शन एंड एलिमिनेशन प्रोसेस। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट जो है एक टिप्स है कि फोकस डालें ऑन बोथ सिलेक्शन एंड एलिमिनेशन प्रोसेस। सिलेक्शन एंड एलिमिनेशन प्रोसेस का सेंस है कि जब हमारे पास 4 ऑप्शन होता है तो हम कभी कभी फंस जाते हैं, ये ऑप्शन होगा कि ये ऑप्शन होगा कि ये ऑप्शन होगा कि ये ऑप्शन होगा। तो हम एक देखते हैं कि एप्रोप्रिएट, सबसे पहले आमतौर पे स्टूडेंट खोजते हैं कि एप्रोप्रिएट जो है ऑप्शन कौन होगा, ये होगा। लेकिन कभी कभी ये समझ में नहीं आता है कि एप्रोप्रिएट या सूटेबल जो है कौन सा ऑप्शन होगा। तो यदि एप्रोप्रिएट यदि हम किसी सेंटेंस को पढ़ने के दौरान और वहाँ पर बात समझ में आती है कि इसका डायरेक्ट ऑप्शन ये होगा, तो सीधे हम हिट करते हैं। तो यदि हम डायरेक्ट जान रहे हैं कि इसका ऑप्शन ये होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, कॉन्फिडेंस है, तो हम सीधे जो उस ऑप्शन को फिल कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, कि 4 ऑप्शन में एक जो है सिलेक्शन है। मान लीजिए कि सेटिस्फाइड वर्ड है और आगे दे रहा है विद, तो सेटिस्फाइड विद, तो 4 ऑप्शन यदि है प्रीपोजिशन का, तो हम जो है दूसरे प्रीपोजिशन की जगह पर हम विद मार देते हैं। तो बिना सोचे समझे भी जो हम विद मार देते हैं और हमारा एप्रोप्रिएट जो है ऑप्शन हो जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है। तो इस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास जो है एक्यूरेट जानकारी होता है, सटीक जानकारी होती है ऑप्शन के बारे में, तो हम सिलेक्शन प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन में कोई बात समझ में नहीं आ रही है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, तो वैसी स्थिति में हम जो है एलिमिनेशन प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं, यानी कि ऑप्शन को डिलीट करना शुरू कर देते हैं कि कौन नहीं होगा। पहले देखते हैं कौन नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है, फलना नहीं हो सकता है। तो हम एलिमिनेशन प्रोसेस से ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। लास्ट में जो है एलिमिनेट करने के बाद लास्ट में जो है जो ऑप्शन जो बचता है हम उसको फिल करते हैं। इस तरह से जो सिलेक्शन और एलिमिनेशन प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं और हम क्लोज टेस्ट को हल करते हैं। हैव अ लुक एट द फॉर्मर एंड लेटर पोर्शन वाइल चूजिंग द ऑप्शन। जब हम कोई
क्लोज टेस्ट को हल करते हैं तो उसके जो फॉर्मर और लेटर पोर्शन, यानी जब कोई ब्लैंक है तो ब्लैंक के पहले का जो पोर्शन है और बाद का पोर्शन है, इन दोनों पोर्शन को रीड आउट करते हैं। तो जब दोनों पोर्शन के आगे पीछे हम रीड आउट करते हैं तो एक सेंस निकलता है, एक अप्रोच निकलता है कि हाँ इसमें कौन सा ये जो है ऑप्शन डाला जा सकता है, फिल किया जा सकता है। तो हम जब भी अगर कोई इस तरह की बात होती है तो सबसे पहले यदि कोई भी कन्फ्यूजन होता है और यदि अप्रोप्रिएट ऑप्शन को डालना है तो हम उसके फॉर्मर पार्ट को भी एक रीड आउट कर लेते हैं और लेटर पार्ट को भी रीड आउट कर लेते हैं और एक तरह से एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि यहाँ पर ये होना चाहिए। तो इस तरह से जो है जो फॉर्मर है लेटर पोर्शन को हम चूज करते हैं और ऑप्शन पर हम पहुँचते हैं। तो इसलिए जब भी हम कोई क्लोज टेस्ट हल करें तो हम उसके आगे और पीछे दोनों का स्टडी करें। तो आगे के लाइन पहले के लाइन तो फॉर्मर पार्ट और लेटर पार्ट को यदि हम स्टडी कर लेते हैं तो हम कंक्लूजन में पहुंचने में काफ़ी हद तक सहायक होते हैं। और नेक्स्ट है अप्लाई कॉमन सेंस, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड जनरल अवेयरनेस। अब ये जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम क्लोज टेस्ट बनाते हैं तो हमारा ये अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करता है, हमारा कंप्रीहेंशन पावर टेस्ट करता है। तो इस कंप्रीहेंशन पावर को टेस्ट करना है, चूँकि इसका उद्देश्य होता है एग्जामिनर का, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना कि हमें कॉमन सेंस को ध्यान रखना। जब भी हम किसी क्लोज टेस्ट को बनाते हैं, चूँकि एक पैसेज है, एक कंप्रीहेंशन का हिस्सा है, तो हम एक कॉमन सेंस को यहाँ पर दोहराना चाहिए कि कॉमन सेंस से हम कुछ क्वेश्चंस को बना सकते हैं। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, हम एक लॉजिकल कंक्लूजन पर आते हैं। तो लॉजिकल कंक्लूजन पर हम आते हैं और उसके अनुसार एक हम अपने ऑप्शन को जो है खोजते हैं। जनरल अवेयरनेस, कभी कभी होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में जान नहीं रहे, लेकिन ये हमारा जनरल नॉलेज का ज्ञान है कि यहाँ पर ये घटना हुई है। तो कुछ अगर हमारे पास जनरल अवेयरनेस है, आसपास की घटनाओं से रिलेटेड है, पहले की घटनाओं से, इतिहास की जानकारी है, तो जनरल अवेयरनेस है तो कभी कभी क्लोज टेस्ट में वो भी काफ़ी मददगार हो जाता है। तो हम अपने जनरल अवेयरनेस यदि हमारा स्ट्रॉन्ग है तो वो भी क्लोज टेस्ट में मदद करता है। हमारा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है तो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से हम जो है पिक एंड चूज करते हैं 4 ऑप्शन में किसी जैसे हम यदि एलिमिनेशन करना है तो एलिमिनेशन में ये लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी काम आता है। तो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से हम जो है अनावश्यक जो ऑप्शन है उसको हम डिलीट कर देते हैं, यानी कि एलिमिनेट कर देते हैं। और ये अपने कॉमन सेंस, तो ये हम कॉमन सेंस को अप्लाई करते हैं कहाँ पर क्या होना चाहिए। तो हमारा कॉमन सेंस भी कभी कभी बताता है, यदि हम रूल्स ऑफ ग्रामर नहीं भी जानना है या बाकी चीज़ नहीं भी जानना है तो भी हम कॉमन सेंस को या लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करके या जनरल अवेयरनेस को भी अप्लाई करके हम सही ऑप्शन को ढूंढ लेते हैं। तो ये तमाम जो जानकारियाँ थी ये क्लोज टेस्ट को बनाने के संबंध में थी, ये सारे टिप्स को अपनाया जाना चाहिए। तो जब भी क्लोज टेस्ट हल करना है तो एक पैसेज को सबसे पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं, एक फास्ट वे में हम पूरे जो है पैसेज को पढ़ करके एक कंक्लूजन डिराइव कर लेते हैं, थीम को डिराइव कर लेते हैं, ताकि आगे क्लोज टेस्ट के तमाम जो ब्लैंक्स है उसको भरने में मदद मिलती है। उसके बाद स्टेज बाय स्टेज जो भी टिप्स मैंने बताया है, इन टिप्स को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो इससे हमें क्लोज टेस्ट को हल करने में काफ़ी मदद मिलती है और हमारा एक्यूरेसी जो है काफ़ी हद तक बना रहता है। अब मैं आप लोगों के सामने क्लोज टेस्ट से जुड़ा एक टॉपिक रख रहा हूं और उसे हल करके बता रहा हूं। तो ये क्लोज टेस्ट का एक टॉपिक है, सिंस द US led alliance toppled the Taliban November 2001, women and girls in Afghanistan have greater freedom to participate in public life and to education, health care and employment. This is a case particularly in Kabul, where the deployment of foreign military forces under the International Security Assistance Forces (ISAF) has helped bring security. Even in Kabul, however, many Afghan women still have constant to their personal security from other civilians or armed men belonging to various political. Outside Kabul, the situation is one of acute general lawlessness and insecurity, as there is no ISAF presence and rival warlords control security conditions. In these areas, more than in Kabul, Afghan women continue to serious threat to their physical safety, which them the opportunity to exercise their basic human rights and to participate fully in the rebuilding of their. अब ये जो पूरा सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं, पूरा जो है एक पैसेज को पढ़ते हैं, तो ये एक डिराइव होता है, कंक्लूजन आता है कि ये जो पूरा जो ये पैसेज है वो अफ़गान से जुड़ा हुआ है। अफ़गान में जो तालिबान का शासन था उससे जुड़ा हुआ है। तालिबानी सत्ता की समाप्ति हो गई, टॉपल द तालिबान, तो सेंस निकल रहा है कि तालिबान की सत्ता अफ़गान में समाप्त हो गई। उसके बाद जो वहाँ पर जो महिलाओं और गर्ल्स की जो स्थिति है उसमें जो पॉजिटिव वे में जो सुधार हुआ है, जो उनकी स्थिति में हालात में जो सुधार हुआ, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो एक मोटा मोटी एक जो है एक थीम जो है नज़र आ रहा है एक ओवरव्यू से। अब मैं इसे
स्टेज वाइज बताने की कोशिश करूँगा। तो पहले मैं आता हूँ, फिर से अगेन पढ़ते हैं। सिंस द यूएस लेड अलायंस टॉपल द तालिबान नवंबर 2001। सिंस, यहाँ पर सिंस का सेंस हो जाता है जब से, यानी कि जब से यूएस लेड यानी यूनाइटेड स्टेट्स के नेतृत्व में, यूएस लेड का सेंस है यूनाइटेड स्टेट्स के नेतृत्व में जो अलायंस फोर्सेज है, यानी कि जो गठबंधन फोर्सेज है, उसने जो टॉपल कर दिया। टॉपल का सेंस होता है जो है पलट देना, तख्ता पलट देना। तो यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान में टॉपल द तालिबान, तो तालिबान का जो शासन था अफ़गानिस्तान में, वो तालिबान की सत्ता को जो है अमेरिका के नेतृत्व में जो अलायंस फोर्सेज जो टॉपल कर दिया, यानी कि पलट दिया, यानी कि तालिबानियों की सत्ता को पलट दिया, तख्ता पलट कर दिया। कब? नवंबर 2001। अब यहाँ पर हम आते हैं नवंबर 2001। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन है, 1 नंबर। अब 1 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन आता है 4 प्रीपोजिशन है, एट, इन, फ्रॉम, ऑन। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये चूँकि है प्रीपोजिशन है, 4 प्रीपोजिशन और 4 ऑप्शन से उसमें एक जो है अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन को भरना है। तो हम ये बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर में जब प्रीपोजिशन में पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन में हम जानते हैं कि जब भी किसी भी जो है मंथ ऑफ द ईयर या किसी ईयर के साथ, मंथ ऑफ द ईयर या किसी ईयर के साथ हमेशा हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इन प्रीपोजिशन है, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग नहीं करते हैं और ऑन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है किसी मंथ ऑफ द ईयर और ईयर दोनों के साथ। यहाँ पर मंथ भी है और ईयर भी है, इन नवंबर 2001। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन इन आएगा, एट नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, ऑन आएगा। इस तरह से हम प्रीपोजिशन के नॉलेज से ये क्वेश्चन जो यहाँ पर बन जाता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स लेड अलायंस टॉपल द तालिबान, जब नवंबर 2001 में जो है यूनाइटेड स्टेट्स लेड अलायंस ने जब तालिबानियों की सत्ता को समाप्त कर दिया, तब क्या हुआ? सिंस, तब से का सेंस है सिंस वीमेन एंड गर्ल्स इन अफगानिस्तान, वीमेन और गर्ल्स इन अफगानिस्तान में महिलाएं और लड़कियां। तो उस समय से क्या है कि वीमेन एंड गर्ल्स इन अफगानिस्तान हैव अब उन लोगों को क्या हासिल हुआ? ग्रेटर फ्रीडम। तो महिलाओं और लड़कियां जो अफगानिस्तान में थे उनको ग्रेटर फ्रीडम क्या मिला? ग्रेटर फ्रीडम मिला, गेंद का सेंस है मिलना। वॉलंटियर का यहाँ सेंस नहीं है, यहाँ पे कोई वॉलंटियर को कोई सेंस है। ग्रेटर फ्रीडम सरेंडर नहीं हुआ, ग्रेटर फ्रीडम उसे मिला, क्योंकि पहले जो है तालिबानियों की सत्ता में महिलाओं की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। ये हमारा कॉमन सेंस है, कॉमन जनरल अवेयरनेस बता रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। तो कुछ जनरल अवेयरनेस को भी जो है अप्लाई करना चाहिए। तो हमारे जनरल अवेयरनेस का सेंस बताता है कि महिलाओं की स्थिति वहाँ काफ़ी ख़राब थी। तो महिलाओं की स्थिति में अब सुधार हुआ होगा, क्योंकि तालिबानियों की सत्ता का पतन हो गया, तख्ता पलट हो गया। तो वीमेन एंड गर्ल्स इन अफगानिस्तान हैव ग्रेटर फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ, यानी पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करने का उसे ग्रेटर फ्रीडम मिला। तो मिलने का सेंस है, तो मिलने का सेंस है 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन में गेन मतलब प्राप्त करना होता है, अचीव करना का सेंस होता है। तो यहाँ पर गेन बिल्कुल करेक्ट है। वॉलंटियर, सरेंडर्ड और सबमिटेड, तो ये जो है इन अफगानिस्तान हैव सरेंडर्ड या सबमिटेड ग्रेटर फ्रीडम, महिलाओं ने अपने ग्रेटर फ्रीडम को सबमिट किया या सरेंडर किया, ये कोई सेंस नहीं है। महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, तो महिलाएं प्राप्त की, है ना। तो महिलाएं प्राप्त की तो वहाँ पर गेन का सेंस हो जाएगा। तो सरेंडर सबमिट नहीं होगा, वॉलंटियर का भी सेंस यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर गेन का सेंस हो जाएगा। क्योंकि पहले महिलाओं को अधिकारों से वंचित किया गया था, लेकिन सिंस देन जब यूनाइटेड स्टेट्स लेस अलायंस टॉपल कर दिया, तालिबानी सत्ता को जब पलट दिया यूएस लेड अलायंस फोर्सेज ने, तो उस समय से महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। तो इसलिए जो यहाँ पर वीमेन एंड गर्ल्स इन अफगानिस्तान हैव गेन ग्रेटर फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ, तब से वो पब्लिक लाइफ में तो पार्टिसिपेशन का ग्रेटर फ्रीडम मिला, यानी पहले से ज़्यादा फ्रीडम मिला। एंड 3 नंबर ऑप्शन है एंड टू एजुकेशन, और क्या क्या उसे हासिल हुआ? पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ एंड टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो उसे इन क्षेत्रों में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन से क्या आते हैं? प्रोग्रेस, एक्सेस, रिग्रेस, सक्सेस। अब यहाँ पर प्रोग्रेस टू एजुकेशन नहीं होगा, प्रोग्रेस टू एजुकेशन का कोई सेंस नहीं यहाँ पर। अगर रिग्रेस की बात है तो रिग्रेस का मतलब होता है पतन होना, गिरावट होना। तो यहाँ पर गिरावट नहीं हुआ बल्कि उत्थान हुआ, तो उत्थान का सेंस है, रिग्रेस का सेंस नहीं है। यहाँ पर प्रोग्रेस कोई विकास नहीं हुआ, एजुकेशन का विकास नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है, वो जो महिलाएं थी जो शिक्षा से वंचित थे, उन्हें शिक्षा का
शिक्षा तक उसे पहुंच हासिल हुई, यानी उसे एक्सेस मिला। यहाँ सक्सेस भी नहीं मिलेगा, सफलता उसे नहीं मिला। कोई सफलता कोई ऐसा नहीं कि कोई किसी चीज़ में उसे सफलता मिली, बल्कि उसकी पहुंच हुई। जो महिलाएं पहले एजुकेशन से वंचित थी, वो महिलाएं जो है एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, तो एंड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट, उसका एक्सेस मिला, उसका जो है पहुंच आया, इसलिए ऑप्शन एक्सेस होगा। दिस इज द केस पर्टिकुलरली इन द, यह जो केस है, कह रहा है कि यह जो स्थिति है, यह जो बदलाव हुआ पर्टिकुलरली इन द काबुल, काबुल के बारे में कहा जा रहा है कि यह जो बदलाव हुआ, ये जो महिलाओं की स्थिति में जो सुधार हुआ, ये इम्प्रूवमेंट हुआ, वो पर्टिकुलरली इन काबुल, काबुल में हुआ। तो काबुल पर स्ट्रेस पड़ रहा है, वेयर द डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ पर काबुल। अब 4 नंबर ऑप्शन में जाते हैं, कंट्री, आउटस्कर्ट्स, कैपिटल, लोकेलिटी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि काबुल के बारे में कह रहा है कि काबुल क्या है। यहाँ पर स्ट्रेस डाला जा रहा है कि दिस इज द केस पर्टिकुलरली इन द कंट्री काबुल, आउटस्कर्ट्स काबुल, कैपिटल काबुल या लोकेलिटी। यहाँ पर कंट्री है, आउटस्कर्ट्स है, कैपिटल है, लोकेलिटी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये काबुल जो अफगानिस्तान की राजधानी थी, तो अफगानिस्तान की राजधानी है, तो अफगानिस्तान की राजधानी होने के कारण यहाँ पर कैपिटल का सेंस हो जाएगा 4 नंबर कैपिटल, क्योंकि काबुल कोई कंट्री का नाम नहीं है, इसलिए कंट्री नहीं होगा। आउटस्कर्ट्स नहीं है, यानी कि शहर का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है। लोकेलिटी नहीं है, यानी कोई ऐसा कोई स्थानीय मामला नहीं है। तो यहाँ पर हम कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो इन द कैपिटल काबुल, यानी कि राजधानी काबुल में ये जो है चेंजेस देखने को मिला, जो महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ वो राजधानी काबुल में हुआ। वेयर, जहाँ की द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन मिलिट्री, द डिप्लॉयमेंट ऑफ फॉरेन मिलिट्री फोर्सेज, वेयर द डिप्लॉयमेंट ऑफ फॉरेन मिलिट्री फोर्सेज, जहाँ पर कि फॉरेन मिलिट्री फोर्सेज का जो डिप्लॉयमेंट हुआ, प्रतिनियुक्ति हुआ, अंडर द इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स ISAF के नेतृत्व में, जहाँ पर फॉरेन असिस्टेंस फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट हुआ, मिलिट्री फोर्सेज का, हैज़ हेल्प्ड। तो उस डिप्लॉयमेंट का नतीजा क्या हुआ, हैज़ हेल्प, जब डिप्लॉयमेंट हुआ काबुल में तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, हैज़ हेल्प्ड ब्रिंग मच एडमायर्ड, मच नीडेड, लेस नोन, लेस नीडेड। अब यहाँ पर है कि मच एडमायर्ड, यहाँ कोई प्रशंसा की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट, ये जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट हुआ, उसने हेल्प किया, किस चीज़ में हेल्प किया, ब्रिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को लाने में। तो कौन सा सिक्योरिटी को लाने में, बहुत ज़्यादा प्रशंसित की, बहुत ज़्यादा मच नीडेड, बहुत ज़्यादा जिसकी आवश्यकता थी। यहाँ पर सेंस हो रहा है कि जिस सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, उसने सिक्योरिटी को बहाल करने में काफ़ी मदद किया। तो हैज़ हेल्प्ड ब्रिंग मच नीडेड, जिसकी काफ़ी ज़रूरत थी, उसको बहाल करने में मदद किया। अब यहाँ पर लेस नोन, कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर लिखने का। लेस नीडेड, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेस नीडेड, जिसकी ज़रूरत बहुत कम थी। यहाँ तो सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ पर अराजक स्थिति था, तालिबानियों की सत्ता थी, इसलिए यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत थी, मच नीडेड था। इसलिए यहाँ पर इन लोगों का जब डिप्लॉयमेंट हुआ अंडर द इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स के नेतृत्व में, जो फॉरेन मिलिट्री फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट हुआ, इससे क्या हुआ कि काबुल में सिक्योरिटी जो है इंश्योर हुआ, इसलिए मच नीडेड सिक्योरिटी की बात करेंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं, इवन इन काबुल हाउएवर मेनी अफगान वीमेन स्टिल फेस कॉन्स्टेंट। अभी इवन इन काबुल, अब कह रहा है कि इवन इन काबुल, काबुल में भी है ना, काबुल में भी हाउएवर, हालांकि बहुत सारी महिलाएं हैं, मेनी अफगान वीमेन स्टिल, बहुत सारी अफगान महिलाएं स्टिल, यानी अभी भी फेस कांस्टेंट, अभी भी वो कांस्टेंट क्या फेस कर रही है, फेस करिए कांस्टेंट क्या, टू देयर पर्सनल सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी को लेकर के वो क्या फेस कर रही है। तो कांस्टेंट 6 नंबर है। 6 नंबर में लैसेज मतलब जो है आक्रमण, हमला, अपॉर्चुनिटीज, डिमांड्स, थ्रेट्स। अब यहाँ पर है महिलाएं जो है कांस्टेंट हमला को नहीं झेल रही है, अपॉर्चुनिटी अवसर उसे नहीं मिल रहा है, डिमांड्स मांग का बात यहाँ पर नहीं है, कांस्टेंट पर्सनल सिक्योरिटी को लेकर के उसे कौन सा चिंता सता रही है, थ्रेट को लेकर के, पर उसके जान को खतरा है, थ्रेट है। तो पर्सनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, यानी कि इवन इन काबुल हाउएवर मेनी अफगान वीमेन स्टिल फेस, अब भी जो है इसके बावजूद भी अभी भी महिलाओं की स्थिति खराब है वहाँ पर, अब भी वो फेस करी है लगातार कांस्टेंट थ्रेट टू देयर पर्सनल सिक्योरिटी, अपने पर्सनल सिक्योरिटी पर जो उसे खतरा मंडरा रहा है उसको लेकर के वो जो है जो काफ़ी चिंतित है, वो उसको लेकर के वो परेशान है। तो महिलाएं जो कांस्टेंट थ्रेट टू देयर पर्सनल सिक्योरिटी फ्रॉम अदर सिविलियंस और आर्म्ड मैन,
अदर सिविलियंस के द्वारा, जो अब अदर सिविलियंस है उनसे भी उन लोगों को पर्सनल सिक्योरिटी जो है वो थ्रेट में है, यानी पर्सनल सिक्योरिटी को थ्रेट मिल रहा है। और आर्म्ड मैन के द्वारा भी, यानी हथियारबंद लोगों के द्वारा, जो कि बिलोंगिंग टू वेरियस पॉलिटिकल, जो कि बहुत सारे वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज से वो बिलोंग करते हैं। तो वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज हो जाएगा, तो पार्टीज का सेंस है, तो यहाँ पर पार्टीज का वेरियस पॉलिटिकल एक्शंस नहीं हो जाएगा, है ना। पॉलिटिकल एक्शन का सेंस यहाँ नहीं है, और फ्रैक्शंस का भी सेंस नहीं है। अब हिवल मतलब होता है उथल पुथल, ये भी सेंस नहीं है। फैक्शंस होता है, राजनीतिक दल के लिए हम फैक्शंस का प्रयोग करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी यानी कि पॉलिटिकल फैक्शंस। तो ये जो आर्म्ड मैन है वो जो बिलोंग करते हैं वेरियस पॉलिटिकल फैक्शंस हैं, कोई एक्शन से नहीं, पॉलिटिकल एक्शन का सेंस नहीं, राजनीतिक दल से बिलोंग करने वाले जो आर्म्ड मैन है उनके द्वारा महिलाओं के पर्सनल सिक्योरिटी जो है वो इंडेंजर्ड है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है। आउटसाइड काबुल, काबुल के बाहर, द सिचुएशन इज वन ऑफ एक्यूट जनरल लॉलेसनेस एंड इनसिक्योरिटी। अब कह रहा है कि काबुल में तो स्थिति में थोड़ा बदलाव हुआ क्योंकि फॉरेन जो है फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट हुआ, लेकिन आउटसाइड काबुल, काबुल के बाहर में द सिचुएशन इज वन ऑफ एक्यूट जनरल लॉलेसनेस। लेकिन जो सिचुएशन है वो बिल्कुल कंप्लीट लॉलेसनेस है, यानी कि एक तरह से एनार्कियल सिचुएशन है, अराजक स्थिति वहाँ पैदा हो गया है। एंड इनसिक्योरिटी, और असुरक्षा की स्थिति पैदा हो गई है आउटसाइड काबुल। एज देर इज़ नो, चूँकि वहाँ पर ISAF का कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है, ISAF का के नेतृत्व में जो फॉरेन जो फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट हुआ है काबुल में, उसका वहाँ प्रेजेंस नहीं है। तो इसके कारण जो है ISAF प्रेजेंस एंड राइवल वारलॉर्ड्स कंट्रोल सिक्योरिटी, और राइवल जो प्रतिद्वंदी जो वारलॉर्ड्स हैं उनका भी कंट्रोल सिक्योरिटी वहाँ पर ख़त्म हो चुका है, जिसके कारण जो है वो महिलाओं वहाँ जो स्थिति और भी ज़्यादा लॉलेसनेस का हो गया, अराजक हो गया है, यानी कि नो बडी इज़ देयर टू रूल। तो वहाँ पर एक अराजक स्थिति पैदा हो गई है। इन दीज एरियाज, इन एरियाज में मोर देन इन काबुल, अफगान वीमेन कंटिन्यू टू, इन दीज एरियाज मोर देन इन काबुल, यानी कि काबुल से भी ज़्यादा, इन एरिया में यानी कि काबुल से बाहर का जो एरिया है वहाँ पर काबुल से भी ज़्यादा अफगान वीमेन कंटिन्यू टू, अफगान जो महिलाएं हैं कंटिन्यू टू। अब यहाँ पर 8 नंबर आते हैं, बियर, अपोज, फेस और इवेड। तो महिलाएं जो है इन एरिया में और भी ज़्यादा क्या कर रही है, क्योंकि काबुल के बाहर की स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब है, तो महिलाएं भी जो है ज़्यादा वो फेस कर रही होगी, स्वाभाविक है। तो यहाँ पर बियर मतलब सहन करना, यहाँ अपोज करना, विरोध करना। महिलाएं अपोज नहीं करी, कंटिन्यू टू सीरियस थ्रेट, तो सीरियस थ्रेट टू देयर फिजिकल सेफ्टी, फिजिकल सेफ्टी को लेकर के जो फिजिकल जो सीरियस थ्रेट है उसको वो फेस कर रही है। तो यहाँ पर फेस करने का सेंस है, इवेड करना मतलब होता है बचना, वो बच नहीं पा रही है, इवेड करना किसी चीज़ से बचना। यहाँ पर अफगान वीमेन कंटिन्यू टू फेस, वो फेस कर रही है सीरियस थ्रेट टू देयर फिजिकल सेफ्टी, तो उसके फिजिकल सेफ्टी को जो है थ्रेट पहुँच रहा है, उसके उस समस्या से महिलाएं जो है फेस कर रही है। सीरियस थ्रेट टू देयर फिजिकल सेफ्टी विच 9 में आते हैं, विच देम द अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज देयर बेसिक ह्यूमन राइट्स। अब जो है विच जो है यहाँ पर है अलाउज, डिनाइज, प्रोवाइड्स, अप्रूव्ड। अब जो है फिजिकल सेफ्टी, अब यहाँ पर क्या है, महिलाओं की स्थिति और ख़राब हो गई, महिलाएं फेस कर रही है सीरियस थ्रेट टू देयर फिजिकल सेफ्टी, और विच अलाउज यहाँ पर नहीं होगा, उन्हें अलाउ नहीं कर रहा है, उन्हें डिनाइज कर रहा है। अलाउ मतलब अलाउ करना, प्रोवाइड मतलब देना, और अप्रूव मतलब देना। ये सारा कुछ पॉजिटिव सेंस में, यहाँ पर नेगेटिव सेंस में चल रहा है कि ये जो वहाँ पर जो महिलाओं को अलाउ नहीं हुआ है, या कोई प्रोवाइड नहीं किया गया, या अप्रूव नहीं हुआ है, महिलाओं को कुछ दिया नहीं गया, महिलाओं को वंचित किया गया, महिलाओं से छीना गया। तो महिलाओं से क्या छीना गया, पहले तो महिलाओं के फिजिकल सेफ्टी को थ्रेट है, विच डिनाइज देम द अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज देयर बेसिक, तो विच डिनाइज देम, वो उन्हें वंचित करता है, विच डिनाइज देम द अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज देयर बेसिक ह्यूमन राइट्स, वो ह्यूमन राइट्स को एक्सरसाइज करने में उन्हें जो है डिनाई करता है, उन्हें जो है वंचित कर रहा है। एंड टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन द रीबिल्डिंग ऑफ देयर, और पार्टिसिपेट करने में भी उसे डिनाई कर रहा है, यानी पार्टिसिपेट करने से भी वंचित कर रहा है। फुल्ली इन द रीबिल्डिंग ऑफ देयर, रीबिल्डिंग यानी जब तालिबानियों की सत्ता समाप्त हो गई तो तालिबान का रिकंस्ट्रक्शन होने लगा, तो वहाँ पर भी उनके पार्टिसिपेशन से उन्हें जो है वंचित कर दिया गया। फुल्ली इन द रीबिल्डिंग ऑफ देयर क्या, जब तालिबान की सत्ता समाप्त हो गई तो अफगानिस्तान का पूरा निर्माण होने लगा। ये जनरल अवेयरनेस है, तो लॉजिकल कंक्लूजन के तहत हम देख रहे हैं कि जो रीबिल्डिंग हो रहा है वो पूरे नेशन का हो रहा है,
तो इस रीबिल्डिंग ऑफ देयर कंट्री, यहाँ पर कंट्री हो जाएगा, क्योंकि देश वहाँ पर स्टेट की बात नहीं है। जो अफ़गानिस्तान का जब पुनर्निर्माण होने लगा तो अफ़गानिस्तान कोई स्टेट नहीं है, कोई सिटी नहीं है, कोई यहाँ पर सेल्फ्स की बात नहीं है कि कोई कि महिलाओं से रिलेटेड कोई सेल्फ्स का बात नहीं, यहाँ पर है कि पूरे कंट्री का रीबिल्डिंग। तो जब पूरा कंट्री का रीबिल्डिंग होने लगा उसमें भी महिलाओं को जो है अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया है, तो विच डिनाइज देम द अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज देयर बेसिक ह्यूमन राइट्स। बेसिक ह्यूमन राइट्स को एक्सरसाइज करने से के अवसर से भी उन्हें वंचित कर दिया गया, एंड टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन रीबिल्डिंग ऑफ देयर कंट्री, और कंट्री के नव निर्माण में भी उन्हें पार्टिसिपेट करने से जो है उसे वंचित कर दिया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये सेंटेंस को बनाया गया है, तो यहाँ पर हम कहीं पर लॉजिकल कंक्लूजन को डालते हैं, अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस को भी डालते हैं, कहीं पर ग्रामर के रूल को भी डालते हैं, कहीं पर हम लिंक को लगाते हैं एक दूसरे से। तो आगे के लाइन और पीछे के लाइन एक लेटर और फॉर्मल लाइन को जोड़ करके हम एक जो है लिंक स्थापित करके हम सेंटेंस को यहाँ पर बना रहे हैं। तो इस तरह से क्लोज टेक्स्ट को बनाया जाता है। क्लोज टेक्स्ट को में लिंक स्थापित करके, ग्रामर के रूल को अप्लाई करके और लॉजिकल कंक्लूजन और जनरल अवेयरनेस के द्वारा जो है इन तमाम टिप्स के माध्यम से क्लोज टेक्स्ट को हल किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि क्लोज टेक्स्ट बनाने का आपको यह तरीका पसंद आया होगा। यदि आपको ये तरीका पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।